हिंदुस्तान की सियासत में गांधी परिवार के दामाद की दौलत पर दंगल मचा है। पहली बार गांधी परिवार के दामाद पर किसी ने आरोपों की इस तरह से बौछार की है। सियासत में कदम रखते ही केजरीवाल ने जता दिया है कि वो सियासी दांव पेच भी खूब जानते हैं। आरोप ऐसे मढ़े कि पूरी कांग्रेस पार्टी तिलमिला गई है। जवाब वाड्रा ने भी दिया, लेकिन सियासी तोहतम की शक्ल में। पलटवार किया कि केजरीवाल के आरोपों में तो सस्ती लोकप्रियता पाने की कसक दिखती है। हम सारे के सारे चीप पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं। जो वो कह रहे हैं सारे हम तो बहुत ही खराब है। आप उन मुद्दों के ऊपर तो जवाब दो। देश जानना चाहते हैं उन मुद्दों पे आपको क्या कहना है। केजरीवाल ललकार रहे हैं, अपने लगाए आरोपों का जवाब चाहते हैं खुद रॉबर्ट वाड्रा से। आपत्ति इस बात से है कि हमले का जवाब देने के लिए पूरी फौज सामने आ जाती है। अब तक डीएलएफ से लेकर वित्त मंत्री तक गांधी परिवार के दामाद के बचाव में बयान दे चुके हैं, लेकिन ना तो वाड्रा सामने आ रहे हैं और ना ही गांधी परिवार का कोई सदस्य। कुछ प्रश्न उठे उनकी संपत्ति को लेकर, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। कांग्रेस को कभी आगे कर देते हैं, कभी डीएलएफ वालों को आगे कर देते हैं। वो मुद्दों के ऊपर क्यों नहीं जवाब दे रहे। वो हमारी मंशाओं पे शक उठा रहे हैं। हम तो बहुत खराब हैं। हम सारे के सारे भ्रष्ट हैं। हम सारे के सारे चीप पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं। जो वो कह रहे हैं सारे हम तो बहुत ही खराब हैं। आप उन मुद्दों के ऊपर तो जवाब दो। देश जानना चाहते हैं उन मुद्दों पे आपको क्या कहना है। वाड्रा अब तक सामने नहीं आए। सबसे बड़े हमले पर साइबर जवाब दे रहे हैं। 24 घंटे बाद शुरुआत की जज्बाती जवाब से। ट्विटर पर कहा कि जिन लोगों ने मेरे लिए चिंता दिखाई उनका शुक्रिया, लेकिन नकारात्मक हालात से निपटना जानता हूं। मैंने अपनों को खोया है, इससे ज्यादा बुरा भला और क्या हो सकता है। सियासत में भावनाओं की जगह नहीं। आरोप जब तीखे होते गए तो जवाब आने शुरू हुए। पहल डीएलएफ की तरफ से हुई। जब डीएलएफ ने जवाबों का सिरा पकड़ाया तो वाड्रा भी पलटवार की मुद्रा में आ गए। वो राजनीति से दूर हैं, लेकिन 15 साल से इस देश के सबसे बड़े सियासी परिवार के दामाद के तौर पर इतना तो जानते ही हैं कि सियासी हमलों का जवाब कैसे दिया जाता है। खुद तो फिर भी सामने नहीं आए, लेकिन कंपनी की ओर से बयान जारी कर दिया। बयान में जानकारी कम और सियासी वार ज्यादा था। वो कानून में आस्था रखने वाले इंसान हैं। अरविंद केजरीवाल और शांति भूषण के आरोप बेबुनियाद हैं और ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। मेरे तमाम कारोबारी लेन देन कानून के दायरे में हुई हैं और सरकारी एजेंसियों के सामने है। मुझे दुख है कि केजरीवाल और शांति भूषण जानबूझकर मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें और जो पार्टी वो लॉन्च करना चाहते हैं उसे सस्ती लोकप्रियता मिले। वाड्रा से पहले डीएलएफ ने भी अपनी ओर से अरविंद केजरीवाल के आरोपों को झूठा बताया था। डीएलएफ की सफाई पर केजरीवाल ने कहा था कि उनका जवाब आधी सच्चाई और झूठ से भरा है। इसमें बहुत सी जानकारी छुपाई गई है। रॉबर्ट वाड्रा का बयान महज एक औपचारिकता से ज्यादा नहीं लगता। एक ऐसा बयान जो एक फॉर्मेट में अपने ऊपर लगे आरोपों के जवाब में दिया जाता है। अच्छा होता वाड्रा अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों का जवाब पुख्ता सबूतों के साथ देते। पहली बार गांधी परिवार पर सीधा हमला हुआ है। ऐसे में विरोधी भी मौका नहीं चूकना चाहते। वाराणसी में बीजेपी और शिवसेना ने विरोध का अनोखा तरीका ढूंढा। सड़क पर दामाद यात्रा निकाली गई और सरकार से गुजारिश की गई कि उन्हें भी दामाद बना ले, ताकि उनकी बेरोजगारी और गरीबी दूर हो सके। जाहिर है केजरीवाल के आरोपों से जो सियासी भूचाल आया है वो लगता नहीं कि जल्द थमेगा। वाराणसी से नीतीश पांडे और दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोपों का जो बॉम्ब गांधी परिवार की ओर उछाला, उसकी धमक अब तक सियासी गलियारों में गूंज रही है। आरोपों का जवाब देते देते दम फूल रहा है। पहले कांग्रेस की पूरी फौज खड़ी हो गई, फिर डीएलएफ ने भी सफाई पेश कर दी। रॉबर्ट वाड्रा ने खुद भी मोर्चा संभाला, लेकिन सामने आकर नहीं, लिखित जवाब जारी कर। रॉबर्ट वाड्रा, देश के सबसे कद्दावर परिवार का हिस्सा। अरविंद केजरीवाल नए नए नेता बने, पुराने आंदोलनकारी। एक दूसरे से कभी कोई वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने सियासी मोहरे ऐसे चले कि फिलहाल पूरी सियासत इन्हीं दोनों चेहरों के चारों ओर घूम रही है। केजरीवाल ने पहला सियासी दांव खेला है गांधी परिवार के दामाद पर निशाना साधकर। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे कि डीएलएफ ने वाड्रा की कंपनी को 65 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज क्यों दिया। जवाब आया डीएलएफ की तरफ से। दावा किया कि वाड्रा या उनकी किसी कंपनी को कोई ब्याज मुक्त लोन नहीं दिया है। जिस पैसे का जिक्र हो रहा है वो जमीन खरीदने के लिए एडवांस के तौर पर दिए गए थे, जिसमें 50 करोड़ इस्तेमाल हुए और बाकी 15 करोड़ वाड्रा की कंपनी ने वापस कर दिए थे।
इसी आरोप पर वाड्रा ने सफाई पेश की है। उनकी कंपनी और डीएलएफ के बीच जो भी लेन देन हुआ वो कानून के दायरे में हुआ है। केजरीवाल ने आरोप यह भी लगाया कि डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा को करोड़ों की संपत्ति कौड़ियों के भाव दे दिए थे। 35 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने 5 करोड़ में डीएलएफ ने दे दी। पहले तो 65 करोड़ दे दिए और फिर कहा कि इन 65 करोड़ से तुम हमारी प्रॉपर्टी खरीद लो, और वो अपनी प्रॉपर्टी उन्होंने इतने सस्ते में दे दी कि 35 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ में दे दी। तो इसमें डीएलएफ को क्या फायदा हुआ? डीएलएफ ने ऐसा क्या किया? रॉबर्ट वधेरा ने डीएलएफ को क्या फायदा पहुंचाया? केजरीवाल के इस आरोप को भी डीएलएफ ने बेबुनियाद बताया। डीएलएफ का दावा है कि रॉबर्ट वाड्रा या उनकी किसी कंपनी को कौड़ियों के भाव कोई संपत्ति नहीं दी गई। स्काईलाइट ग्रुप को कोई प्रॉपर्टी बाजार भाव से कम में नहीं दी गई। उस वक्त की सबसे ऊंची कीमत 12,000 प्रति स्क्वायर फीट के दर पर फ्लैट दी गई थी। इन आरोपों पर रॉबर्ट वाड्रा ने भी सफाई दी है। कहा है कि उनके और डीएलएफ के बीच जो भी लेन देन हुए उसकी जानकारी सरकारी एजेंसियों को भी है। यही दलील शनिवार को देश के वित्त मंत्री ने भी दी थी। कहा था कि आयकर रिटर्न में तो इस तमाम लेन देन का जिक्र है, फिर बवाल क्यों? अब केजरीवाल पूछ रहे हैं कि गांधी परिवार के दामाद के आयकर रिटर्न में नुक्स निकालने की हिम्मत क्या कोई अधिकारी कर सकता है? चिदम्बरम साहब कहते हैं कि भाई उसकी तो इनकम टैक्स की रिटर्न ठीक है। अरे चिदम्बरम साहब ने असेसमेंट की है, मैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। तो क्या मैसेज दे रहे हैं चिदम्बरम साहब कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर रॉबर्ट वाड्रा की रिटर्न देख रहा है वो हिम्मत ना करे उसकी रिटर्न को, उसको नोटिस भेजने की? क्या जांच होगी? डीएलएफ की जमीन की खरीद को भी केजरीवाल ने शक के दायरे में लाने की कोशिश की। सवाल पूछा कि दिल्ली और हरियाणा की सरकारों से डीएलएफ को जो सैकड़ों एकड़ जमीन मिली, कहीं उसी के बदले वाड्रा पर फ्लैट बांटने की मेहरबानी तो नहीं हुई? डीएलएफ कह रही है कि वाड्रा और उनकी किसी कंपनी से लेन देन किसी एहसान के बदले नहीं हुआ। डीएलएफ ने जहां भी जमीन खरीदी है मालिकों को उचित कीमत दी है। वाड्रा ने जवाब दिया, तोहमतों की शक्ल में सीधा आरोप मढ़ा कि केजरीवाल नई पार्टी बनाना चाहते हैं, इसीलिए सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल के आरोपों के तर्कश से तीर और भी निकले। वाड्रा के सहारे कांग्रेस को भी लपेटने की कोशिश की। सवाल उठाया कि वाड्रा के पास इतने पैसे आए कहां से? क्या वाड्रा की संपत्ति में कांग्रेस का काला धन लगा है? इसकी भी सफाई पहले डीएलएफ ने ही दी। कंपनी ने कहा कि वाड्रा और उनकी कंपनियों के साथ डीएलएफ के सभी लेन देन पूरी पारदर्शिता और कानूनी दायरे में हुई है। वाड्रा ने इसका कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया, बस इतना कहा कि यह साजिश है उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने की। केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि डीएलएफ और वाड्रा के जवाबों की भी वो पोल खोलने को तैयार है। जितनी भी सफाई पेश की गई है उसकी काट पेश करेंगे सबके सामने। बस मोहलत मांगी है सोमवार की। आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल ने रॉबर्ट वाड्रा पर आरोपों की झड़ी एक के बाद एक लगाई तो सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई। वाड्रा अपनी सफाई पेश करते इससे पहले ही सरकार के मंत्रियों की पूरी फौज वाड्रा के बचाव में कूद पड़ी। रॉबर्ट वाड्रा की कहां और प्रॉपर्टीज हैं? अरविंद केजरीवाल ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मोर्चा खोला तो कांग्रेस की पूरी फौज वाड्रा के बचाव में उतर आई। वित्त मंत्री से लेकर कानून मंत्री तक, सूचना मंत्री से लेकर संसदीय कार्य राज्य मंत्री तक प्रवक्ता तो थे ही वाड्रा के दामन पर लगे दाग मिटाने में। किसी व्यक्ति के बारे में जो मर्जी मन घड़ंत मुंह में आए वो बोल दीजिए, तो इसका ये मतलब है कि हर व्यक्ति के ऊपर क्योंकि कोई खड़ा होकर आरोप लगा देगा, क्योंकि उसका राजनीतिक उल्लू सीधा हो रहा है, तो इसके लिए जांच होनी चाहिए। अरे जांच के लिए कोई प्रमाण होना चाहिए। अगर किसी ने गलती की है तो कानून के दरवाजे खुले, लेकिन आप हमेशा मीडिया के सामने जाकर बेबुनियाद इल्जामात पॉलिटिकल लोगों पर, और अब ये इल्जाम आप लगा रहे हैं। कोई नई बात नहीं, 1 साल से आरोप लगा रहे हैं। 1 साल पहले एक न्यूज़पेपर में भी छपवाया गया था, उसके बाद किसी अखबार ने उसको नहीं लिया था क्योंकि उन आरोपों में कोई दम उन्हें नहीं मिला। कांग्रेस अध्यक्षा में हमको आस्था है। कांग्रेस अध्यक्षा ने हम लोगों को सम्मान दिलवाया है। कांग्रेस अध्यक्षा ने हमको चुनाव जितवाए हैं। हम क्या इतना भी कांग्रेस अध्यक्षा के लिए नहीं करेंगे? अगर कोई उन पर उंगली उठाएगा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम जान देने के लिए तैयार हैं। एक तरफ कांग्रेस के तमाम हैवीवेट, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कानून मंत्री के बचाव पर खूब चुटकी ली। रॉबर्ट वाड्रा से पूछना चाहते हैं, सलमान खुर्शीद से पूछना चाहते हैं कि अगर आप चुनाव के पहले बता देते कि आप सोनिया गांधी जी के लिए जान देने को, तो हमने तो सोचा था सलमान खुर्शीद जी देश के लिए जान देने को तैयार है। लेकिन अब पता चला, हमें आश्चर्य हुआ कि वो सलमान खुर्शीद जी देश के लिए नहीं सोनिया गांधी के लिए जान देने को तैयार है। तो वो सोनिया गांधी जी के कानून मंत्री हैं, हमें तो देश का कानून मंत्री चाहिए। ट्विटर पे आज फिर एक लाइन दी है। एक मिनट,
चिदम्बरम साहब कहते हैं कि भाई उसकी तो इनकम टैक्स की रिटर्न ठीक है। अरे चिदम्बरम साहब ने असेसमेंट की है, मैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कॉसी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। तो क्या मैसेज दे रहे हैं चिदम्बरम साहब कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर रॉबर्ट वाड्रा की रिटर्न देख रहा है वो हिम्मत ना करे उसकी रिटर्न को, उसको नोटिस भेजने की? क्या जांच होगी? ये सारे के सारे मंत्री क्या उस एक परिवार की गुलामी कर रहे हैं, या ये सारे मंत्री इस देश के मंत्री हैं? ये साफ आज देश के सामने धीरे धीरे होता है। सीधी बात है कि उनको आरोप लगाना हो, उन्होंने गलत काम किया हो कि इनके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट में क्यों नहीं जाते आप? आजकल एक फैशन हो गई कि आरोप करना और चुप बैठना और सरकार को कहना कि आप एसआईटी करो या ये करो। सरकार के मंत्री और कांग्रेस के आला नेता जिस तरह से वाड्रा के बचाव में उतरे, साफ जाहिर है कि केजरीवाल का वार निशाने पर लगा है। लेकिन क्या ये अच्छा नहीं हो कि सरकार जुबानी जंग में उलझने की बजाय जांच का ऐलान कर देती? इससे जहां आगे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला रुकता, वहीं सरकार पर लोगों के संदेह की गुंजाइश भी खत्म हो जाती। आज तक ब्यूरो। रोबोट्स का कैसे बेहतर इस्तेमाल हो सके, इसके लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इन दिनों रॉबर्ट वाड्रा के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई चल रही है। और नतीजा देखिए, यहां तक कह दिया सलमान खुर्शीद ने कि अगर वक्त आया तो सोनिया गांधी के लिए जान भी देंगे। अरविंद केजरीवाल की बात, बिजली की बढ़ी हुई कीमतों के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से मुकदमे की धमकियों की अनदेखी करते हुए केजरीवाल आज फिर दिल्ली के कई इलाकों में कटे हुए बिजली कनेक्शन जोड़ने निकले। उन्होंने सरकार को खुली चेतावनी दी कि जब तक बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस नहीं हो जाती, तब तक लोग बिजली बिल नहीं भरेंगे। बिजली काट के चले जाए तो खुद ही जोड़ लेना। ठीक है, मेरे को बुला दे तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरे को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, खुद ही जोड़ लेना। डाले चलेंगे हम जेल, देखते हैं उनकी जेल छोटी पड़ जाएगी, कितने लोगों को जेल में डालते हैं। ये अरविंद केजरीवाल का बिजली बम है। ये दिल्ली सरकार को अरविंद केजरीवाल की ललकार है। दिल्ली में बढ़ी हुई बिजली की कीमतों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अरविंद केजरीवाल ने रविवार को शीला सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। भवाना में एक सभा में न सिर्फ उन्होंने और उनके समर्थकों ने बिजली की कॉपी फाड़ डाली, बल्कि खुलेआम कह दिया कि जब तक बिजली दरों में बढ़ोतरी वापस नहीं होती, तब तक कोई बिजली का बिल नहीं भरेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर बिजली कंपनियों से साठगांठ के संगीन इल्जाम लगाए। हमारे पास 2010 में एक ऑर्डर बना था, दिल्ली में एक ऑर्डर बनाया गया था। ये पता चला कि ये जो बिजली कंपनियां हैं, ये भारी मुनाफा कमा रही है लोगों को लूट लूट के। तो ये ऑर्डर बनाया गया भाई दिल्ली के अंदर बिजली के रेट बढ़ाने की बजाय घटाने की जरूरत है। 23% बिजली के रेट घटाने की जरूरत है। केजरीवाल ने जगह जगह जाकर उन लोगों की बिजलियां भी जोड़ी जिनके कनेक्शन बिल का भुगतान न होने की वजह से काट दिए गए थे। उन्होंने साफ कहा कि अगर इसे लेकर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होता है तो उन्हें इसकी परवाह नहीं। डरा रहे हैं क्या हमको? हम एफआईआर से डरने वाले हैं? आपकी जेलों से डरने वाले हम लोग? भेज दो जेल, हमें डर नहीं लगता तुम्हारी जेल से। तुम बिजली के कनेक्शन काटो, हम बिजली के कनेक्शन जोड़ेंगे, तुम्हारे में हिम्मत है तो जेल भेज के दिखा दो। बिजली बिल के खिलाफ केजरीवाल के आंदोलन को जहां लोगों का समर्थन मिल रहा है, वहीं ऐसा मानने वालों की भी कमी नहीं कि इससे अराजकता बढ़ेगी। लोग उनके आंदोलन के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि केजरीवाल इसे महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ रहे हैं। कानून को तोड़ना ठीक बात नहीं है। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि कानून हम लोग नहीं तोड़ रहे। शीला दीक्षित संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि इस गरीब जनता की सेवा करे, इस गरीब जनता के हितों की रक्षा करे। अरविंद केजरीवाल का कनेक्शन जोड़ो अभियान दिल्ली भर में तेजी से फैलता जा रहा है। पहले अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत नजफगढ़ से की और उसके बाद बवाना में जाकर और उनकी टीम ने महिपालपुर, लक्ष्मीनगर समेत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बिजली के बिल जलाकर सरकार का विरोध किया, जिसके साथ लोग भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अनुराग ढांडा, दिल्ली, आज तक। तो बिजली के कनेक्शन तो जोड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन लोगों के साथ उनका कनेक्शन सही बैठता है या नहीं, इस पर होगी सबकी नजर। बहरहाल
बात करते हैं गुजरात की। सिर पर चुनाव गुजरात का है, लेकिन नरेंद्र मोदी के निशाने पर है सोनिया गांधी। गुजरात के राजकोट में सोनिया गांधी के भाषण से महंगाई का मुद्दा गायब रहने पर मोदी ने सवाल खड़े किए। मोदी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी को गरीबों की चिंता ही नहीं है। गरीबों की चिंता नहीं, गरीब भूखे मरे के भूखे सुए एनी साथे दिल्ली सरकार ने कहा लेवा नहीं। मोदी फिर दहाड़े और निशाने पर फिर रही सोनिया गांधी। मोदी ने सोनिया के बयान की ही बनाई कमान और छोड़ दिया जुबानी और चुनावी तीर। गुजरात के राजकोट में आई सोनिया गांधी के भाषण से महंगाई का मुद्दा था गायब और मोदी ने इसको ही बना लिया वार करने का हथियार। अरे मैडम सोनिया जी, तमे तो मां छो मां। आ लोको भूखे मरे छे, अरे वेदना બે શબ્દો તો બોલવાતા તમારે થોડું દુઃખ તો વ્યક્ત કરો તો કે ભાઈ મોંઘવારી કંટ્રોલ થતી નથી, અમે કઈ કોશિશ કરીશું, આટલા તો બે શબ્દો બોલાવાતા। अपनी विवेकानंद यात्रा पर निकले मोदी जब तापी पहुंचे तो यहां भी उनके निशाने पर केंद्र सरकार ही थी। वैसे मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान पहली बार सोनिया गांधी पर हमला नहीं बोला है। सोनिया गांधी की विदेश यात्रा पर मोदी सवाल उठा चुके हैं, लेकिन उनका दांव थोड़ा उल्टा पड़ गया था। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने महंगाई को मुद्दा बनाकर कांग्रेस की दुखती रग को छेड़ दिया है। संजय सिंह राठौड़, तापी, आज तक। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में 2007 में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों से केस वापस होगा। यूपी सरकार ने इसके लिए बाकायदा संबंधित जिलाधिकारियों से राय मांगी है। विडंबना देखिए, जिस गुनाह के पीछे जांच एजेंसियां बड़े जोर शोर से हुजी का हाथ होने का दावा कर रही थी, उन्हीं आरोपियों के खिलाफ सरकार जनहित में मुकदमा वापस लेने की सोच रही है। ये तस्वीर 23 नवंबर 2007 की है, जब उत्तर प्रदेश के फैजाबाद की कचहरी बम धमाके से हिल उठी थी। उसी रोज लखनऊ और वाराणसी की अदालतों के बाहर भी बम फटे थे। ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों ने इसे हुजी की करतूत बताया था, लेकिन 4 साल 10 महीने बाद जांच की तस्वीर नाटकीय रूप से बदल गई है। उत्तर प्रदेश सरकार अब जनहित में सीरियल ब्लास्ट के साथ गोरखपुर में हुए एक अन्य आतंकी वारदात के आरोपियों से मुकदमा वापस लेने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बाकायदा विशेष सचिव राजेंद्र कुमार ने संबंधित लखनऊ, फैजाबाद और गोरखपुर के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर उनकी राय मांगी है। आरोपियों से मुकदमा वापसी की खबर से फैजाबाद के वकील गुस्से में हैं। निर्दोष कहकर मुकदमे वापसी की तैयारी जो कर रहे हैं, उसको हमारा अधिवक्ता संघ फैजाबाद और अधिवक्ता समुदाय जितना भी है वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके विरोध में हमको जो भी कदम उठाने होंगे हम वो सब उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो इस मुलायम सरकार को उखाड़ फेंकने का काम ये अधिवक्ता समाज करेगा। साइकिल रखी थी, उस मुलजिम की मैंने पहचान किया हुआ है न्यायाधीश के समक्ष और मैं उन आतंकियों से आज भी भयभीत हूं और ऐसी दशा में अगर सरकार जनहित के नाम पर यह वापस ले रही है तो यह जनहित तो कतई नहीं है। ऐसा क्यों हुआ कि 4.5 साल बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया? उंगलियां एटीएस पर उठ रही हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक सीरियल ब्लास्ट में पकड़े गए 4 आरोपियों मोहम्मद खालिद मुहाजिर, मोहम्मद खालिद मुजाहिद, तारिक काजमी, सज्जादुर रहमान और मोहम्मद अख्तर के ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट कराने के लिए सीजेएम कोर्ट से आदेश ले लिए थे। इसके लिए यूपी पुलिस ने 7 सवालों की सूची तैयार की थी, लेकिन आदेश के अगले दिन ही जांच एटीएस को सौंप दी गई और आश्चर्यजनक रूप से एटीएस ने पकड़े गए युवकों का नार्को टेस्ट नहीं कराया। ये विवेचना पहले मेरे द्वारा की जा रही थी, अब ये विवेचना बीच में ही एटीएस को हस्तांतरित कर दी गई। एटीएस द्वारा इसमें चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई, तो ये अब तो मामला कोर्ट में है और सारी चीजें हैं। इस संदर्भ में जो कोई बात हो विवेचना संबंधी एटीएस के थ्रू मालूम किया जा सकता है। ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं यूपी पुलिस और एटीएस के बीच तालमेल नहीं था। जब देश आतंकवाद के बड़े खतरे से जूझ रहा हो, जांच में तालमेल की कमी यकीनन चिंता की बात है। बनवीर सिंह, फैजाबाद, आज तक। और आतंकवाद के खिलाफ जंग में यही वो लापरवाही है जिसका खामियाजा हमें आम इंसानों की जिंदगी देकर इस देश में चुकानी पड़ती है।